हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज बात करने वाले हैं जो आपका आज जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ है उसके आंसर के बारे में, और बताएंगे साथ ही साथ किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हम कोशिश करेंगे सबसे सटीक उत्तर बताने की, ठीक है। और थोड़ा टाइम जरूर लेंगे, लेकिन अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने आंसर को मैच करें ठीक से। और अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये है आज एग्जाम, और ये हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम के एग्जाम की बात करने वाले हैं। ये मेरे पास जो पेपर कोड पी है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि पी आपका कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपके सामने, खंड 1। ये सबसे पहला पार्ट हमारा रीजनिंग का है, मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए इस आप जानते तो हैं कि किस तरह से पेपर आता है और इसमें क्या करना है। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आपके ये क्वेश्चन है और आपको आंसर शीट दी गई थी एग्जाम में, तो वहां पर आपको एक गोला भरना था। तो इसमें हमें बताना है संगत, जो संगत है वो हमें बताना है, ठीक है। OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। यहाँ पे देख सकते हो इन चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से समान है और एक चित्र सबसे अलग है, तो वो हमें चित्र पहचानना है। तो चलिए ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आंसर भी बताएंगे डायरेक्ट, और कैसे हुआ ये भी बताएंगे, तो आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा इस पर। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका ये आकृति देखिए, ये आकृति देखिए, ये आकृति देखिए, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर आकृति में ये काला और ये घेरा बना हुआ है खाली, और साथ ही ये डार्क 2 लाइन हमारे पास है। इस आकृति में भी है, इस आकृति में भी, लेकिन देखेंगे तो इस आकृति में हमारे पास लाइन नहीं है यहाँ पे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले आंसर पे, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये आयत है और आयत को सर्किल से चारों कोनों पर सर्किल लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी आयत है, 4 कोने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आयत है, चारों कोनों पर लगा हुआ है। हालांकि यहाँ आयत और उसके बाद हमारा वर्ग लगा हुआ है, आयत और वर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसमें ना आयत है ना ही घेरे लगे हुए हैं। तो इसमें 2 तरह से आंसर बताए जा सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर उसमें आयत है, इसमें आयत नहीं है। यहाँ पर 4 कॉर्नर हैं, 4 ही सर्किल लगे हैं, या 4 कॉर्नर के बाद 4 ही आकृति लगी हुई है, 4 कॉर्नर के बाद 4 ही लगी हुई है, लेकिन इसमें ना तो आयत है और ना ही कॉर्नर है और ना ही किसी भी हिसाब से ये सर्किल बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका आंसर डी होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तो 2 समान हैं, ये वाली ये भी भिन्न हो सकती थी क्योंकि इसमें सर्किल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा संगत असंगत लग रही है मुझे इन चारों में, तो आप इसे आंसर मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक डार्क सर्किल है और एक खाली सर्किल है, और ये 2 लाइन है और इस तरह से भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सर्किल है वो भी खाली, 2 सर्किल है वो भी खाली, 2 सर्किल है वो भी खाली है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका इन चारों में सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है और ये इस तरह से घुमा हुआ है। ऐसे ही इसमें भी इस तरीके से घुमा है, तीर का निशान है। इसमें तीर का निशान नहीं है लेकिन घुमा हुआ है, और अगले वाले में तीर का निशान भी है ये, और ये घुमा हुआ भी है, लेकिन इसमें तीर का निशान नहीं है। तो सबसे असंगत ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। ये देख 4 पार्ट में बटे हुए क्वेश्चन है, और आगे चलते हैं। अब किस तरह से करने हैं ध्यान से देखना है। अब क्या इसमें करना है सबसे पहले तो वो ध्यान से देख ले, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। यह हमें जो ये चित्र दिया हुआ है
उसके समरूप मतलब उसके जैसा चित्र हमें बताना है। तो आपको पहले क्वेश्चन का पता भी होना चाहिए कि करना क्या है। तो उसके समरूप देखेंगे मतलब उसके जैसा दिखने वाला, तो इसके जैसा दिखने वाला, इसमें तो कोई बड़ा कंफ्यूजन है ही नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई समझने वाली बात है ही नहीं, बस इसके जैसा देखना है। इसके जैसे देखिए ये तो पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर 2 डार्क काले हैं, ये इसके जैसा लग रहा है और ये भी इसके जैसा लग रहा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये इसमें नहीं है और जबकि इसमें है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके जैसा देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जाहिर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके जैसा बी बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसके जैसे देखिए, इसमें कितने सर्किल हैं, एक बार गिन ले, 1 2 3 सर्किल हैं। तो 3 सर्किल जिसमें भी हो देख लें, 1 2 3 सर्किल है, लेकिन इसमें डॉट है जबकि इसमें डॉट नहीं है। 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 3 से ज़्यादा हैं, इसमें 2 हैं और 1 डॉट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को ठीक तरह से। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। ये आपके सामने प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, तो हमें उत्तर चित्र प्रश्न चित्र को देखना है। पूरा करने के लिए कौन सा उत्तर चित्र यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, दिशा भी बदलनी नहीं है। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के साथ चित्र पैटर्न को पूरा करें। तो यहाँ पर चित्र पैटर्न भी पूरा हो जाए और दिशा भी परिवर्तित ना हो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का पैटर्न तो है और ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है, तो हमारे हिसाब से इस तरह का पैटर्न यहाँ से चलते हुए आना चाहिए, यहाँ इस तरह का है, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न हमें इसमें दिखाई देता है। इसमें ये कॉर्नर से नहीं है जबकि यहाँ पे कॉर्नर से है, और इसमें ये उल्टा है, तो आपका ये बी आंसर ठीक हो जाएगा 9वीं में। चलिए एक बार 10वीं की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर यह चित्र है, अगर मैं इसे पूरा करूँ रेखा को, तो ये इस तरह से जाएगी, जाहिर है इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से कोई रेखा अगर दिखती है तो देखिए, पहले तो ये तिरछी रेखा है, ये भी तिरछी रेखा है, या तो ये रेखा हो सकती है या ये रेखा हो सकती है। लेकिन अब बात करें थोड़ा दिमाग लगाने की, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर 4 प्लस है, तो ये ज्यादा संतुष्ट करता है इस आंसर को। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस है, तो इसका 10वीं का सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में तो सीधा है, ये ऐसे मिल जाएगा इसमें, तो कौन सा बनता नजर आ रहा है, ऐसे चित्र में बिल्कुल बीच से जा रहा हो, तो ये आपका इसका ए आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये रहा आपका 12 क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से, ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ये इस तरह से जाएगा, मैं आपको बता दूं किस तरह से जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा ना, और इस तरह से ऐसे, और फिर ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए, ये आपका बनता नजर आ रहा है। ठीक है, तो 12वें का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जल्दी करेंगे, जिससे आप कम समय में सारा को आंसर चेक कर सके और साथ ही साथ ही कारण भी जान सके कि किस तरह से बना है। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं। 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब इस तरह से श्रेणी क्रम में इन्हें लगाया गया है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब वहां से उठा के यहाँ रखें, तो इसके श्रेणी क्रम को पूरा करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान लगाना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग बने हुए हैं और बीच में एक सर्किल है। अगले पे गए 1 2 3 वर्ग हो गए 4 से और सर्किल 2। अगले पे गए 2 वर्ग हो गए और सर्किल 3। जब अगले पे जाएंगे तो 1 वर्ग हो जाएगा और सर्किल 4 हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा सिर्फ डी दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर बनेगा डी। समझ आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए, यहाँ पर एक सर्किल और इसी के बाहर एक डार्क छोटा सा बिंदु, यहाँ पर सर्किल और इसी के बाहर एक डार्क और बन गया है। अगले में एक सर्किल हो गया है तो अगले में एक डार्क यहाँ पर और आ जाएगा, मतलब 2 सर्किल और 2 डार्क हो जाएंगे। तो 2 सर्किल 2 डार्क देखिए इसमें यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक तीर इधर, अगले में एक तीर अपोजिट हो गया, फिर अगले में एक तीर इधर को अपोजिट हो गया, तो अगले में एक तीर इधर को अपोजिट हो जाएगा, मतलब इधर 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 और फिर से इधर। तो ऐसा कौन सा बनता नजर आ रहा है बच्चों, ऐसा आपको डी पार्ट बनता नजर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा।
देखिए 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर पढ़ने में कोई तकलीफ हो तो ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्या है? प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट में भरना है। मतलब यहां से ये बना है, यहां से इन चारों में से कौन सा बनेगा वो हमें बताना सिंपल शब्दों में। तो देखिए ये इससे अगर बना है तो ध्यान से देखिए क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। तो ये इस तरह का चित्र था, आगे भी बिल्कुल सेम है, और जैसे ही इससे ये बना तो दूसरे वाला हमने अपोजिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का चित्र है, सेम इस तरह का इसमें तीर है, तो इसे अपोजिट कर देंगे, मतलब इधर की साइड में इसे हम कर देंगे। तो इस तरह का हमें कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पे, और अपोजिट भी इसके यहीं पे दिखाई देता है। तो आप 17 का सी लगा देंगे। आगे चलिए, ध्यान से देखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये जैसा हमारा चित्र है सेम ऐसा ही ये चित्र है, लेकिन आप देखोगे तो ये इस तरह से चित्र था और ये इस तरह से घूम गया है। मतलब ये इस तरह से इस साइड की तरफ घूम रहा है, तो इसे भी इस तरह से घुमा देंगे। ये इस तरह से चित्र है तो इसे भी कैसे घुमा देंगे? इस तरह से, इस तरह की साइड में। तो ये चित्र सीधे बन के ऐसे हो जाएंगे और प्लस वाले ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए एक तो ये ऐसा चित्र है, उसके बाद ऐसा कोई भी चित्र नहीं है जो इधर की साइड प्लस देता हो। तो हमारा 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 19 की तरफ। देखिए 19 में ये इस तरह का चित्र है, लेकिन इसमें बीच में ये आकृति ऐड कर दी गई है, वर्ग ऐड कर दिए गए हैं। ऐसे ये भी इस तरह का चित्र है, तो इसमें भी बीच में क्या ऐड कर देंगे? इस तरह वाली साइड में ऐड करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर इस तरह वाली साइड में ऐड नहीं है, बीच में ऐड है, तो यहाँ भी इस तरह वाली साइड में ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक तो चित्र ये है ऐसा और एक ये है, लेकिन ध्यान रखें इसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बीच वाली आकृति के। तो इसमें और इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये सी बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट साइड हो गई है। ठीक है, तो 19 का आपका सी बनता नजर आ रहा है। आगे चलिए, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से देखेंगे ये दो जो साइड हैं ये इसमें यहाँ तीर बनते नजर आ रहे हैं, और इस साइड का भी अपोजिट साइड हो गई है। मतलब ये साइड अपोजिट साइड हो गई है, और जो बीच वाला भाग था वो दोनों को मिला दिया गया है, इस तरह से बना दिया गया है। तो ये अपोजिट साइड हो जाएंगी और ये बीच वाले को मिला दिया जाएगा। तो या तो मिलता यहाँ नजर आ रहा है या यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन कॉर्नर पे देखिए अपोजिट साइड करनी है तो यहाँ पर ही अपोजिट साइड हमें बनती नजर आ रही है। तो 20 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक, यहां पर हमें क्या करना है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ये जो खाली जगह है, इन चित्र में से एक चित्र देखना है जो इसे पूरी तरह से भरता हो। ठीक है, ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर अगर चित्र भरना है, सबसे आसान तरीका यह होता है जिस तरह से ये आकृति है उसी तरह से हम अपनी एक आकृति बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये इस तरह से आएगा भरने के लिए, फिर हमें एक सेट इस तरह से भी चाहिए होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे और ऐसे। तो अपनी आकृति देखिए अब इस तरह से कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए भरने के बाद, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर आपका 21 का एक तो ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, और एक ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ध्यान दें ये बिल्कुल सीधी रेखा है और इसमें थोड़ी तिरछी हो गई है, तो आपकी सीधी रेखा के हिसाब से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 का देखिए, यहां से तो सिंपल है, यहां से हमें ऐसे मिलाना है, तो मतलब हमें वर्ग बनता दिखाई दे रहा है, और वर्ग सिर्फ 22 में ही है, सॉरी बी में ही है, 22 का बी हो जाएगा। चलिए 23 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 23 मुझे लगता है पिछली बार भी पूछा गया था और ये लगातार कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ध्यान से, हमें सर्किल पूरा करना है, तो सर्किल पूरा करने के लिए हम इस तरह से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये और ऐसे हमें पूरा करना है। तो देखिए इस तरह क्या करते हैं, जहां पे मैंने डार्क बना दिया है इस तरह क्या करते हैं आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये हमें बी दिखाई दे रही है, तो इसका बी हो जाएगा 23 का। चलिए 24 की तरफ, ध्यान से देखिए पूरा करना है बच्चों। तो पूरा करने के लिए ये हमें ऐसे पूरा करना पड़ेगा, सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ध्यान से देखिए ये और ये बनती नजर आ रही है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कौन सी रेखा इस तरह से, और यहाँ पर ये सीधी जा रही है, तो इसका आपका 24 का ए बनता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं आपको बता दूं बिना पढ़े, यहाँ पर ये दर्शाया गया है, इधर
हमें ये दर्पण दिया गया है, तो जब दर्पण की साइड देखेंगे तो इनमें से कौन सा चित्र बनता नजर आएगा वो इसमें हमें बताना है। बहुत ही आसान है। इसे करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जो दर्पण के नज़दीक है वो आकृति में नज़दीक ही दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिए, ये डार्क पार्ट नज़दीक है और ये डॉट दूर है। ई उल्टा बनेगा, डार्क पार्ट नज़दीक है तो नज़दीक आएंगे। तो नज़दीक देखिए, एक तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो या तो ये या ये तो दोनों दूर हैं। जो जितना नज़दीक वो उतना नज़दीक होता है और जो जितना दूर है वो उतना दूर होता है। तो नज़दीक वाला नज़दीक दिखेगा, या तो यहाँ नज़दीक है या यहाँ नज़दीक है। लेकिन अब ई की बात करें तो दर्पण में ई उल्टा बनेगा और यहाँ पर सी ई सीधा है तो इसका उल्टे वाला सी हो जाएगा 25 का। ठीक है, आगे चलिए 26 वाला देखिए, जो जितना नज़दीक वो उतना नज़दीक और जो जितना दूर वो उतना दूर इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक से समझ रहे हैं। तो आप 26 देखिए, ये नज़दीक है तो दो नज़दीक साइड में या तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बस यहीं दिखाई दे रहे हैं, और तो इसमें एक है, इधर भी साइड में एक है, इधर भी एक है, तो इसका तो सिंपल सा आपका 26 का बी हो जाएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए देखिए, तीर दर्पण की साइड दिखाई देगा, नज़दीक तो नज़दीक या तो यहाँ है, बस यहीं पे है, और तो कहीं देखने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़्यादा बड़ा बनाने की हमें ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है, तो सीधा सीधा ये लगा देंगे। देखिए तीर इधर की साइड में नज़दीक देखिए ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ पर सिर्फ इसी में है तो इन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखिए ध्यान से, ए वी पी, तो यहाँ पे पी नज़दीक होगा और पी नज़दीक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन पी दर्पण में देखेंगे तो सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, तो ये नहीं होगा। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वी देखिए, वी जैसा है दर्पण में वैसी ही शेप देगा। यहाँ पर वैसी ही शेप है, लेकिन यहाँ पर वैसी शेप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो ये या ये, ए यहाँ पर सीधा है और यहाँ पर उल्टा बन चुका है, तो इसका बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इससे मैं बता दूं, इसे भी आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे दर्पण वाले सवाल को हम करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें इसमें बताना है कि जिस तरह से तीर के निशान लगे हैं उस तरह से पेपर को फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद कटिंग करनी है पेपर की, और जब पेपर को खोलेंगे तो किस तरह का चित्र आपको बनता दिखाई देगा वो इसमें हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, पेपर पहले इस साइड फोल्ड किया और फिर इस साइड फोल्ड किया और उसके बाद इस तरह से हमने कटिंग कर दी। तो अब जब ध्यान से देखिए, अब इसे हम फोल्ड करके खोलेंगे इधर की साइड को। जब इधर की साइड को खोलेंगे तो जैसा ये चित्र है दर्पण में कैसा दिखाई देगा वो बात करेंगे। तो ये दूर है, ये दूर होगा, तो इस तरह से एक चित्र हमें बनता दिखाई देगा। और फिर उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक इधर भी ऐसा बनता दिखाई देगा। और फिर जब इसे इधर से फोल्ड करेंगे तो दर्पण में देखिए, ये यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा। मतलब आपके सामने 4 चित्र हो जाएंगे। ध्यान रखें, और बनेंगे कैसे वो ध्यान से देखें। तो ये इस तरह से आपको बनता दिखाई देगा। तो 29 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखना है। पहले इस तरह से फोल्ड किया और फिर इस तरह से फोल्ड किया और हमने इसे इस तरह से काट दिया। तो अब जब हम खोलेंगे इसे तो किस तरह से बनेगा, ये इस तरह जाएगा। पहले हम इसे इधर करेंगे तो ऐसा ही यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, और फिर इसे ऐसे खोल देंगे तो एक और बनेगा। मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 4 बनते नजर आएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, 4 यहाँ भी हैं और 4 यहाँ भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब हम इसे ऐसे खोलेंगे तो जब हमारी साइड बनेगी तो वो जब इसे इधर की साइड खोलेंगे दर्पण में किस तरह से दिखेगी, ये साइड इसके सामने ही है, ये साइड इसके सामने ही है, और ये वाली साइड ध्यान से देखें, ये इस साइड, ये इस साइड, और ये वाली साइड इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आपका इस तरह से देखिए कौन से में, ये अपोजिट साइड है, ये इसी साइड है। तो आपका सी पार्ट इसमें बनता नजर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 31 देखिए, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और ऐसे कटिंग करती है। तो जब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। एक फोल्डिंग तो पूरी हो गई। फिर जब हम इसे इस तरह से खोल दिया हमने यहाँ पे, तो पूरा खुल के इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। और जब इसे इधर की साइड खोलेंगे तो इस तरह से ये बनता नजर आएगा, इस तरह से। मतलब ये इसमें 2 सर्किल बन जाएंगे। तो 2 सर्किल आपके सामने पहले में है, तो पहला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले वाले पार्ट में, 32 पार्ट। ध्यान से देखना है, ये पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और फिर ऐसे घुमा के काट दिया। तो जब हम इसे इस तरह से खोलेंगे तो इस तरह से हमें इस तरह से बनती नजर आएगी। ठीक है, और फिर इसे इधर की साइड खोलेंगे तो ऐसे ही इधर बनती नजर आएगी ये। और फिर पूरा इधर से खोल देंगे तो ये वाली इधर की साइड ऐसे और ये साइड ऐसे बनती
नजर आएगी। अब देखिए कौन से में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस तरह की साइड या तो इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका 32 का सी हो जाएगा। सिंपल सा है। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये चित्र दिया हुआ है, प्रश्न चित्र, और यहाँ पर उत्तर चित्र हैं। तो ये टुकड़े कटे हुए हैं और हमें बताना है कि इन्हें जोड़ के कौन सा टुकड़ा बनाया जा सकता है। तो इस तरह के टुकड़े वाला जो भी इसमें होगा वो उसका आंसर बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज उसमें उपलब्ध होनी चाहिए जो इसमें है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ध्यान से देखना, और फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो 33 का आंसर ए बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये बीच वाला चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो बीच वाला आपके सामने ये रहा, फिर उसके सामने छोटे छोटे दो चित्र ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये साइड वाला चित्र आपका ये बन रहा, और उसके अलावा किसी में भी ऐसा नहीं बनेगा। देख लीजिए, ठीक है, बात समझ आई। अगले में देखिए, ये सर्किल, सॉरी वर्ग, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, और ये इस तरह की आकृति है। देखिए ध्यान से कौन से में बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला फंडा हमारा वर्ग का ही है, और कहीं वर्ग बनता दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी को देखना ही क्यों है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसे देखिए, वर्ग यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो वर्ग जैसा दिखाई हमको इसमें दे रहा है। और उसके बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो ये इस तरह की साइड ये रही। यहाँ से मैं आपको बनाकर भी एक बार दिखा दूँ, ये दो साइड भी हमारे पास है। तो इसका 35वें का भी हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद 36वां, 1 2 3 4, चार आकृति हैं। चार आकृति देखिए ध्यान से कहाँ आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4, चार इसमें भी हैं, चार इसमें भी हैं। हालांकि 2 3 4 इसमें भी चार है, 1 2 3 4 सभी में चार है, लेकिन ध्यान लगाएं 1 2 3 तीन ट्रायंगल और इस तरह की आकृति कहाँ बनती दिखाई दे रही है। तो इस तरह की आकृति या तो ये बनती दिखाई दे रही है या ये दिखाई दे रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, तीनों ही त्रिभुज शेप के हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज शेप बन रही है, ये त्रिभुज शेप नहीं बन रही है, ये बन रही है। तो यहाँ पर 2 ही बने, जबकि यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर आपका बी बनता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। ये रीजनिंग का लास्ट पार्ट वाला है, 37 से लेकर 40 तक। ध्यान से देखिए क्या करना है, मैं आपको बता दूं। इसमें ये देख प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति में ये कहाँ छिपी हुई है वो हमें बतानी है। कहाँ उत्तर आकृति में छिपी हुई है वो हमें बतानी है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से कहाँ छिपी हुई है, बहुत आसान है पता करना। इस तरह की आकृति देख लीजिएगा कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ऐसी आकृति एक छिपी हुई है, ऐसे 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 और ऐसे। इससे ज़्यादा सुटेबल और भी कोई हो सकती है, तो देख लेंगे। एक ये आकृति ऐसे 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 यहाँ भी छिपी हुई है, तो ये भी इसका हो सकता था। तो देखिए दोनों में थोड़ा है और बाकी तो इसमें तो हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये या ये। अब ध्यान से देखिए कौन सा आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है, वही हम सुटेबल बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये बाहर निकला हुआ है जबकि इसके सामने ही है, तो ये बाहर निकलने की स्थिति में आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, इस तरह के तीर के बाद अर्धगोला बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सॉरी तीर के ऊपर, यहाँ तीर के अपोजिट साइड में है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से देखिए ये सर्किल बना हुआ है और यहाँ पर ये अर्धगोला यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आपका 38 का ए पार्ट सुटेबल है। ठीक है, ध्यान लगाए, बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपना भी थोड़ा दिमाग लगाते रहें। इस तरह से एल कहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो देख लेंगे। तो एल तो सीधा सीधा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है मुझे, 39 का बी। इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए आगे वाले में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। ये इस तरह की आकृति है, ठीक है। तो ऐसी आकृति साफ साफ ये दिखाई आपको पड़ रही होगी, ये रही। तो 40 का आपका ए हो जाएगा। आपका रीजनिंग का पार्ट खत्म हुआ। अब जो मेन पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मैथ, उसे ध्यान से समझेंगे और अपने उत्तर की सही से जांच करेंगे। सही से जांच भी करनी है और साथ ही साथ उसका हल भी आप जानते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन 41वां बढ़ते हैं, इस पर को भाग करना है, तो ध्यान से समझते रहें। तो जब हम भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम भाग करेंगे तो कैसे हमें करना है।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 4.239 बटे 0.9। दशमलव हटा देंगे दशमलव से, ठीक है, दशमलव हटा देंगे दशमलव से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही स्थान था तो 2 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेंगी। अब 9 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे तो 9 चौक 36 बनते हैं, 36 बचेंगे 6 और 9 सत्ते 63 बनते हैं और 9 एकम 9 तो 471 बना। लेकिन ये 2 0 लगा देंगे दशमलव यहाँ, तो 4.71 आपका आंसर सबसे सटीक बनता नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका 4.71 कहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, 4.71 आपका बी पार्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ध्यान से देखिए, मैं मान के चलता हूं 3 क्रमागत संख्या x है, तो जब अगली संख्या निकालेंगे तो x में जोड़ना पड़ेगा, तो अगली संख्या क्या बनेगी x + 1, और जब अगली संख्या निकालेंगे तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा तो x + 2। अब इन सभी का जोड़ कितना है 15, तो इन सभी को जोड़े एक बार, ये 15 हमने कर दिया, ध्यान से देखना है। उसके बाद x मिलके 3x, 2 और 1 3, और 3 जब उधर ले जाएंगे तो 15 में से 3 घटेंगे 12। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 12/3 और यहाँ से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन हमें पूछा है तो बीच वाले का वर्ग बताइए, तो हमें एक पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये, तो बीच वाली क्या है x + 1 मतलब 4 + 1, अरे 4 + 1 मतलब 5, और 5 का जब वर्ग करते हैं तो ध्यान से देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25, तो इसका आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। कहने का मतलब 3 4 5 6 का एलसीएम निकालना है, और 3 4 5 6 का एलसीएम आप जानते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं निकाल सकता तो मैं आपको इस तरह से करके भी बता सकता हूँ। 3 4 5 6, 2 से कटेगी, ये नहीं कटता, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटता, 2 तिया 6, आगे चलेंगे, 2 से फिर कटेगी 3, 2 एकम 2, 5 नहीं कटता 3, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 1 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 3 एकम 3, फिर 5 से कटेगी, ये हमारा 1 1 1 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम कितना बना 60 बन जाएगा। आगे देखिए, सभी अंकों 9 7 0 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अंतर देखिए ध्यान से, तो पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे 9 7 4 0। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रखते हैं, और जब छोटे से छोटे बनाएंगे तो 0 पहले इन्हें रखेंगे, 4 रखेंगे, 0 7 9, और जब हम इसे घटा कर देखते हैं तो हमारा आंसर बनता है बच्चों, इसे घटा लेंगे, यहाँ से 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ से यहाँ दाई ली थी, सॉरी यहाँ से यहाँ ली थी तो यहाँ बना 3, यहाँ से यहाँ दाई लेंगे 13, 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ 9 में से 4 गए 5, तो 56 61 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 5555 लिखा हुआ है आपका डी, तो यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान से इस सवाल को, तो यहाँ पर ये ध्यान लगाना है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास का सवाल हमने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 3 दाई 30 हो जाएगा, 30 50 में से घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 100 में से घटेगा तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 भाग 80 तो बचेगा ही, 80 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो 5 के पहले प्लस लगेगा, 10 ढाई 100, तो 100 + 5 मतलब 105 आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसे देखिए, हॉल के फर्श जिसकी विमाई 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाई 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें लगेंगी। हमने ऐसे सवाल अपनी क्लास में कराए थे, हमने कहा था कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल करने के लिए जो हमारी फर्श की विमाएँ हैं उसका क्षेत्रफल बटे जो हमारी टाइल की विमाएँ हैं उसका क्षेत्रफल से भाग करते हैं। सॉरी 18 नहीं 8 है। अब देखिए, हम इसे सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होता है। तो 100 से गुना करेंगे इस वाले में 12 मीटर को बदलने के लिए, और 100 से गुना करेंगे इस 10 वाले को बदलने के लिए। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बचा, ये 10 से हमने 10 डिवाइड कर दिया, 4 से 2 बार डिवाइड हुआ, 4 से 3 बार डिवाइड हुआ, इस 2 से ये 50 बार डिवाइड हुआ। तो 50 की जब इसमें गुना करेंगे तो
150 बनेगा, 50 दिया 150, और 150 के बाद अगर 2 जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 15,000। तो 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। सही है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंक का योगफल इतना है, जॉर्ज के अंक बताने हैं। ठीक है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से, तो इसमें 3 आदमी हैं, एक तो रहीम, एक दिनेश और एक जॉर्ज। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से, तो मैं रहीम के अंक मान लेता हूं, और रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पहले मैं मान लेता हूं दिनेश के अंक, तो दिनेश के अंक माना x। अब रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए तो x प्लस 10 अंक बन जाएंगे इसके। ठीक है, और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए रहीम से, तो जब यहाँ से हम जॉर्ज के अंक निकालेंगे तो रहीम वाले में से हमें घटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक पेपर लेने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए इस सवाल को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप यहाँ पर हमारे पास 3 आदमी हैं, रहीम, दिनेश और जॉर्ज। अब सवाल पढ़ने की ज़रूरत है, हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं दिनेश से, तो दिनेश के माना अंक x है, रहीम ने 10 प्राप्त किए तो 10 जोड़ना पड़ेगा। और अब हमें इसमें कहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया है, मतलब इसमें से 25 घटाना पड़ेगा। तो इसमें से जब 25 हम घटाएंगे, ध्यान से देखिए, तो x तो ऐसे ही है, और 10 में से जब 25 घटाएंगे तो माइनस के 15 बचता है, तो जॉर्ज के कितने हो जाएंगे, x माइनस 15। ठीक है, तीनों के अंक कितने हैं, 235, तो मैं तीनों के अंक जोड़ूंगा। रहीम के हैं x प्लस 10, जॉर्ज के हैं x जोड़ना पड़ेगा, और दिनेश के x और जॉर्ज के हैं x माइनस 15, इन्हें जोड़ के कितना बनता हमारे पास 235। ठीक है, जोड़िए x x x 3x, 10 प्लस का 15 माइनस का, तो हमारे पास बचा माइनस का 5, उधर 235 हमारा बचा। ठीक है, 5 उधर जाएगा तो 240 हो जाएगा, तो 3x बराबर 240। x का मान निकालेंगे तो 240 बटे 3, 3 8 24, 0 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 80 आंसर आएगा। x का मान 80 आया है। जॉर्ज के अंक बताइए, तो जॉर्ज के अंक ध्यान से देखिए, x माइनस 15 है तो x का मान 80 है, तो हमारा 80 में से हमें 15 घटाना पड़ेगा। जब 15 घटाएंगे, ध्यान से देखिए 15 माइनस का है, सॉरी, तो यहाँ से याद लेंगे 10, 10 में 5 जाएंगे 5, 7, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 65 अंक बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका 65 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ पर के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, मान के चलिए कुर्सी 100 रुपए की थी, तो 15% लाभ पर बेचते तो कितने की बेचते बच्चों, 115 की बेच देते, और 10% लाभ पर बेचते 100 की कुर्सी को तो 108 की बेचते। अब हमारा यहाँ 115 की बजाय हमने 108 में बेच दी, तो हमें कितना, उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने रुपए कम मिले, अगर 115 की बजाय 108 में बेच देंगे तो हमारे पास 7 रुपये कम है, और सवाल वाला बोल रहा है 56 रुपये कम है, तो दोनों को हम बराबर रख के इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो 7 बराबर 56, तो 1 बराबर 7 से काट देंगे तो 7 8 56, 1 बराबर 8 आया। तो पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमने माना था CP को 100, तो 100 से जब गुना करेंगे दोनों तरफ तो आएगा 800, तो 100 बराबर 800, इसका मतलब कुर्सी का मूल्य कितना आया, 800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कुर्सी का मूल्य 800 रुपये यहाँ पर सही है। आगे चलिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है, यदि लाभ कितना है 20% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ अगर ये CP मान लिया, लाभ अगर 20% है तो SP कितना हुआ 120 रुपये। बात समझ, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। हम देखते हैं अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपये है, और यहाँ पर हमसे बताया है 240, तो 1 बराबर बनेगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 से जब इसे काटेंगे तो 12, तो 1 बराबर 12 बना। अब हमें पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य हमारा 120, तो 120 की गुना करनी पड़ेगी, 1 में करेंगे तो 120, और जब 12 में करेंगे गुना 120 की तो आएगा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये 0 लगा देंगे तो इतने रूप में हमारा आंसर बनेगा 1440। तो 1440 आपका आंसर ठीक हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। जल्दी भी समझेंगे और सही से भी समझेंगे। सटीक बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इतना, तो बच्चों जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको आसानी से मैं बता दूं, 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, तो आप इसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं। आप ऐसा जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, अब ये मीटर में बदल चुका, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। अब हमें इसे भाग करना है 1 2 3 4 5 दशमलव लेफ्ट की साइड को खिसकानी है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद खिसकेगी, 1 2 3 4 5 अंक बाद इसमें ही खिसकी हुई है, तो इसका 51वें का आपका ये पार्ट हो जाएगा। देखिए सही है। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, तो 8 से भाज्य का नियम जहां तक मैं जानता हूं, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं, तभी संख्या 8 से कटती है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ करने लायक ऐसा मुझे लगता नहीं है, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा। उसके बाद ये आपके फैक्टर दिए हुए हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, और एक फैक्टर ये है। का मैसे निकालना है, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मैसे में जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। तो कॉमन देखते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कॉमन देखी जाए तो 2 की पावर 2 बनेगी। आगे मल्टीप्लाई 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3 की पावर सबसे कम यहाँ है, तो कॉमन 3 की पावर 2 बनेगी। उसके बाद 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 5 देखेंगे तो 5 की पावर 1 कॉमन बनेगी, तो आपका मैसे ये हो जाएगा। जब मैसे निकालते हैं तो जो सबसे कम पावर है वो लेते हैं, और जब एलसीएम निकालते हैं सबसे ज्यादा पावर है वो लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, 7:05, यह 25 मिनट आगे है, सही समय बताइए। अगर 25 मिनट आगे तो हमें 25 मिनट पीछे करनी पड़ेगी, लेकिन पीछे करने के लिए मिनट है और ये समय है, मतलब 7:05 है। ध्यान रखें 7 बज के कितनी है, मैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझाता हूँ। 7:05 का मतलब होता है 7:05, तो मिनट से मिनट घटाएंगे, लेकिन यह 5 मिनट है या 25 मिनट, तो घटेगा तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 का 1 घंटा इधर ले लेंगे, तो हमारा 6 बज के 1 घंटा इधर लेंगे, मतलब 60 मिनट, तो 6 ये हो जाएगा। जब 1 घंटा इधर लेंगे 65, ठीक है, और 65 में से हम 25 मिनट घटा देंगे, क्योंकि आगे चल रही है तो 25 मिनट घटाएंगे। 5 से 5 गया 0, 6 से 2 गया 4, और 6 अपना ऐसा का ऐसी, तो 6:40 प्रातः टाइम हुआ है। तो कौन सा आंसर बना इसका, सी। इसका आंसर देख सकते थे, डी था। ठीक है, इसमें देखिए 80 विद्यार्थियों का एक पिकनिक समूह, इसे मैं आपको यहाँ पर नीचे समझा दूंगा ध्यान से। पिकनिक समूह पिकनिक पर गया है। इस समूह से 20 विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन समझोगे तो समझ आएगा। 80% विद्यार्थी हैं, 80 का 20% हम निकालेंगे लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां 20% है, तो गर्ल्स कितनी है, 80 का 20% हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 8 16 हमारी लड़की हो जाएगी। 16 लड़की हैं, 80 टोटल थे, तो बॉयज कितने बने बच्चों, 80 में से हम 16 घटा देंगे, तो बॉयज जो हमारे बनेंगे 80 में से 16 घटाने के बाद बॉयज हमारे बनते हैं 64। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के कितने हो जाए, 70%। तो समूह में लड़के कितने करने हैं, 70%, मतलब 80 का 70% लड़के करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 7 56 आ जाएगा। मतलब हमें लड़के 56 करने हैं। तो लड़के कितने हमारे पास, 64, तो लड़के 56 करने हैं, तो 64 में से 56 घटा देंगे, तो कितनी लड़कियां और चाहिए, यहाँ से यहाँ लेंगे 14, 14 में से 6 जाएंगे 8, तो यहाँ पर हमें 8 लड़कियां और चाहिए होंगी, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ ध्यान से देखें। ये हमारा 300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो जो पूछता है वो ऊपर, जितने में से पूछता है वो नीचे। 3 किलो का मतलब 3000 ग्राम, तो 0 से 0 काट दी। ठीक है, तो 300 बटे, अब इसे ऐसे काट लेते हैं, 3 से हम 36 को काटते हैं, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6 12, और बटे में ये 2 जीरो भी है, लेकिन पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो 100 से हम 2 जीरो और काट देंगे और 3 से काटेंगे, तो 12% हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, बात समझ में है। चलिए 57 की तरफ, अब 57 में देखेंगे हम ध्यान से। देखिए समझने के लिए मुझे थोड़ा सा इस कागज पे समझते हैं ध्यान से। ये हमारा 57वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा भी है।
1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। तो खड़ी रेलगाड़ी की जब लंबाई बतानी है हमें, तो ध्यान से देखेंगे, जब भी खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है तो जो हमारी यहाँ लंबाई बतानी है मतलब दूरी बतानी है, और दूरी का फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर चाल नहीं है, तो हम पहली रेलगाड़ी से चाल निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। तो हमारी चाल निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप जानते हैं कि जब भी दो रेलगाड़ी कोई दूरी तय करती है तो वो उतनी दूरी चलती है जितनी उसकी खुद की भी दूरी है और जिस चीज को पार करती है उसकी भी दूरी है। ठीक है, तो यहां पर जब हम चाल निकालेंगे, चाल पहले वाले से, तो चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय, तो डी बटे टी लिख देता हूं। तो दूरी देखिए ध्यान से, दूरी जब हम पार करते हैं किसी चीज को, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ध्यान से देखिए। देखिए दूरी, देखिए 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल कैसे निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। समय हमारा है 2 मिनट, लेकिन मीटर है तो सेकंड में बनाने के लिए हमें 60 से गुना करनी पड़ेगी 2 में। तो 0 से 0 काट दिया तो हमारा 100 बटे 12 बना। ये हमारी चाल, लेकिन चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में, इस बात का ध्यान रहे। अब हमें निकालनी है खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। तो जब लंबाई निकालेंगे, लंबाई का मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो एस का मतलब हम यहाँ से रख देंगे 100 बटे 12, और समय कितना हमारा 4 मिनट। तो 4 मिनट है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसे सेकंड में बदलने के लिए 60 से करनी पड़ेगी गुना। तो 12 से काट देंगे, 12 पंजा 60, 5 चौका 20, और 20 की जब 100 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2000। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, 2000 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में भी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें अपनी दूरी चलती है और साथ ही साथ जिस चीज को पार करती है उसकी भी दूरी वो चलती है। तो इसमें दोनों की दूरी है, इस रेलगाड़ी की भी और इस रेलगाड़ी की भी। तो ऊपर वाली रेलगाड़ी की दूरी इसमें से हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 0 से 0, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, 10 में से 5 जाएंगे 5, और उसके बाद 9 में से 2 जाएंगे 7, तो 750 मीटर इस रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए 58वां, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। यहाँ पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो यहाँ पर है, चाल हमारे पास नहीं है, तो चाल हमें वहां से निकालनी पड़ेगी। पहले वाली जगह से मालगाड़ी से हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल हमारे पास ये रही। ठीक है, समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। लंबाई ये है, चाल ये है, तो दूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो दूरी देख लेते हैं एक बार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करनी है, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी ध्यान से देखिए, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और जिसे पार कर रही है वो मालगाड़ी कितनी है 2 किलोमीटर। तो ऐसे टाइम पर हम दोनों की दूरी जोड़ देंगे। अब इससे पहले वाला सवाल में भी यही सीखा, और चाल रखेंगे 45। तो हमारा 3 किलोमीटर बटे 45 किलोमीटर, 3 से काट देंगे तो हमारा आएगा 1/15। अब ये आया है समय घंटे में, लेकिन यहाँ पे रखा है मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो 15 चौका 60, 4 मिनट हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योगफल 8, उनका गुणनफल 15 है, तो व्युत्क्रमों का योगफल बनेगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यह है कि योग को ऊपर रखें और गुणनफल को नीचे रखें, तो 8/15 इसका बन जाएगा। आप इसका डायरेक्ट आंसर समझें। ठीक है, 60 का देखिए ध्यान से, 60 को आपको समझने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे आपको समझा भी दूंगा। एक पानी की टंकी की लंबाई इतनी ऊंचाई इतनी है, यह टंकी इतने मीटर है भरी हुई है। तो देखिए भरी होने का मतलब, लंबाई चौड़ाई का मतलब इसका आयतन, इसमें जितना पानी आएगा उसके आयतन के बराबर आएगा। तो जब आयतन निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये बनेगा 11×99, और ये 0 लगा देंगे तो 990। लेकिन भरी है 6 मीटर तक, तो कितनी भरी होगी, लंबाई तो इतनी ही रहेगी।
ठीक है, चौड़ाई इतनी रहेगी और ऊंचाई इसकी 6 मीटर तक भरी है। तो कितनी भरी है, ये भरी है 6, इसकी गुना कर देंगे 660 आएगा। तो जब ये भरी है तो खाली बतानी है, तो खाली कितना भाग होगा, यहाँ से इसे घटाएंगे 0, यहाँ से घटाएंगे हम 3, यहाँ से घटाएंगे 3, तो 330 ये मीटर है। तो मीटर क्यूब भरी थी, ये मीटर क्यूब भरी थी, तो खाली कितनी हमारे पास 330 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 330 मीटर क्यूब खाली है, कितने में से 930 में से। तो 0 से 0 काट दी, 33 या 99 होंगे, तो 1/3 भाग इसका खाली हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं ध्यान से। ये देखिए अब हमारी हिंदी आ गई है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, वीडियो को पढ़ के बताऊंगा आपको तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। अगले वाली वीडियो में हम इसे पढ़ के भी बता देंगे। ध्यान से देखिए, मैंने इसे पढ़ लिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं इसे पढ़ता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका आपका प्रथम आंसर हो जाएगा। मैं इसकी बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो अभी ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो पुश करके और जब देख सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं, बीच में स्पेस छोड़ दिया है, संघर्ष किया। तो बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए। आप इसके डायरेक्ट आंसर देख लें, उससे आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। वह एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्ति के, भीड़ के, जन का मतलब बहुत सारी जनता के नेता थे। बन गए इसमें कहीं यूज हुआ है और बताना है कि क्रिया का कौन सा काल है। तो बन गए मेरे हिसाब से वर्तमान काल होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ बन गया अभी तो वो अभी बना हूं, तो वर्तमान को बोलते हैं बनना। तो वर्तमान बन गए, इस तरह से आंसर लगा सकते हैं। पूरा करना, पूरा करने का मतलब किसी काम को संपन्न करना होता है, तो यहाँ संपन्न करना इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना बने। अगली वाली वीडियो में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, लेकिन आप अभी आंसर चेक कर लें फिलहाल के लिए। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देता है, सबल होता है, स्पष्ट होता है, सत्य होता है। तो बाहरी रूप रंग तो हमेशा बच्चों आपको पता है धोखा देता है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं होती। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, किसी भी आदमी को एक ही नज़र में जानना मुश्किल है, तो किसी के सद्गुण एक ही नज़र में जानना मुश्किल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सी बन जाएगा। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के भीतरी आकर्षक व्यक्ति बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। तो आकृष्ट नहीं, आकृष्ट के लिए बाहरी रूप रंग से आकृष्ट हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, बता दिया मैंने आपको। आप फिलहाल आंसर अपना चेक कर लें। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक मतलब एक तरह से जो आकर्षित करता है, तो सुंदर आकर्षित करता है, दर्शनीय आकर्षित करता है, प्रिय आकर्षित करता है, असुंदर पर्यायवाची नहीं होगा। वास्तविक शब्द क्या है मैं आपको बता दूं, तो वास्तविक शब्द एक तरह से विशेषण का काम करता है। तो वास्तविक शब्द इसका विशेषण है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप चाहो तो पैराग्राफ भी इसका पढ़ के आंसर लगा सकते हो, लेकिन मैंने बताया वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो हम 71 में आ जाएगा। भिन्न भिन्न पृथक समान, एक ही तरह का काम करते करते हमेशा ऊब जाते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। 72 का इसमें डी हो जाएगा। हंसने से हमें केवल आनुवंशिक बीमारियां दूर करने में मदद मिलती है। अवांछित तनाव केवल अप्रत्याशित समझता है, तो अवांछित तनाव हमारा दूर हो जाता है। पुनः आरंभ का मतलब है दोबारा से स्टार्ट करना, तो फिर से शुरू करना, इसका आंसर हो जाएगा। क्षमता का मतलब हमारी एक तरह से ताकत होता है, तो विपरीत अर्थ बताना, तो इसका अक्षमता हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पड़ाव पे बच्चों हम चले हैं इसके, ये हमारा अंतिम इसका पार्ट है। तो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 76वें का आंसर जो है ए बनेगा। यह बड़ी जंगली आग नहीं है, बाकी ये सब सही है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा द्रवावस्था में होती है। शांत का यहाँ विलोम है। शांत मतलब जो स्थिर होता है उसे शांत बोलते हैं, तो शांत का मतलब स्थिर, सॉरी हमें लेकिन विलोम बताना है, तो स्थिर नहीं होगा इसका बच्चों। शांत का मतलब स्थिर नहीं होगा, जो शांत है वो तो रुका हुआ होता है, और सक्रिय का मतलब चलने वाला, तो इसका सक्रिय हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित, आप जानते हैं सहित का मतलब किसी के साथ होता है, तो इसका आंसर साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई है या हमसे कोई गलत हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको सही जवाब दे सके, लेकिन अगर गलती से हमें किसी भी सवाल में मिस्टेक हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उसके लिए हमें क्षमा करें। हिंदी के अनुच्छेद हमने बिना पढ़े ही आपको आंसर लगा दिए हैं, और हम कल ही इसका पूरा सॉल्यूशन भी डाल देंगे। तो आप अपने फिलहाल आंसर चेक करके अपने क्वेश्चन
देख सकते हैं कि कितने बने, और साथ ही साथ हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके नंबर आने के चांस कितने हैं। ठीक है, शुक्रिया।